नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर बीडवली का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने बैटरी चैप्टर को समाप्त कर लिया था। आज से हम लोग जो है अगले चैप्टर विद्युत चुंबकत्व के लेक्चर सीरीज को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक इसमें विद्युत चुंबकत्व। ये चैप्टर का नाम है, जिसमें पहला टॉपिक है चुंबक। तो चुंबक से आप लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। तो चुंबक किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रकृति क्या क्या होती है, इसका हमारे विद्युत इंजीनियरिंग में क्या उपयोग है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला टॉपिक है चुंबक। चुंबक क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाला एक काला पत्थर जो अपने तरफ लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण रखता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक द्वारा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। दोस्तों, हम लोग ये पत्थर तो नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग के पास जो अगर घर में स्पीकर होगा तो उसमें देखे होंगे आप लोग पत्थर जैसा एक काला मैग्नेट लगा होता है। उसमें यह गुण होता है कि वह अपने तरफ दूसरे चुंबक या फिर लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। उसके इस गुण को जो है चुंबकत्व कहते हैं, और वो जो पदार्थ होता है उसको चुंबक कहते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इसका बहुत ही उपयोग है। जैसे स्पीकर में ही देख लीजिए, वहाँ पर जो है अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगला हेडिंग है चुंबकों के प्रकार। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं चुंबक, जो पत्थर के रूप में होते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्योंकि हम लोग को कृत्रिम चुंबक पढ़ना है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक चुंबक को ऐसे ही केवल समझ लेते हैं कि प्राकृतिक चुंबक होता क्या है, और इसके बाद हम लोग कृत्रिम चुंबक को जो है बाकायदे पढ़ेंगे। प्राकृतिक चुंबक होता है जो पत्थर के रूप में किसी भी शेप में मिलता है। किसी भी शेप में मिलने के कारण देखिए, इसका कुछ व्यापारिक उपयोग या फिर किसी उपयोगी काम में इसका उपयोग नहीं लिया जा सकता है। और इन चुंबकों की कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक का जो है किसी चीज़ को आकर्षित करने का गुण बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग प्राकृतिक चुंबक का उपयोग नहीं करते हैं। और ये किसी भी शेप में मिलते हैं, तो हमको एक विशेष शेप में चाहिए होता है चुंबक किसी कार्य को करने के लिए, इसीलिए जो हम लोग प्राकृतिक चुंबक का उपयोग नहीं करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए साइंटिस्ट द्वारा कृत्रिम चुंबक का निर्माण कराया गया। तो कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं या कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कृत्रिम चुंबक वे चुंबक जो कृत्रिम विधि से चुंबकीकरण द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, और इन्हें जो है कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है, लैब में या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है? देखिए, पहला है स्थायी चुंबक। वे चुंबक जिन्हें चुंबकीय प्रेरण द्वारा एक बार चुंबकित कर देने पर इसमें सदैव चुंबकीय गुण विद्यमान रहें, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, सिलिकॉन, स्टील और एल्निको इत्यादि उत्तम पदार्थ होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपके सिलेबस में चुंबक बनाने की विधियों का वर्णन नहीं है, तो हम लोग केवल उसको बता देते हैं कि उसको समझ लेते हैं। मैं उसको बता देता हूँ कि कैसे बनता है चुंबक। देखिए, स्थायी चुंबक या कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जितने भी पदार्थ दिए हुए हैं, इन पदार्थों का जिस आकृति में हमको चाहिए उस आकृति में इन पदार्थों को ले लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख देते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, इनमें प्रेरण की घटना होती है। देखिए यहाँ लिखा है चुंबकीय प्रेरण द्वारा। तो इसमें प्रेरण की घटना होती है, जिससे
ये जो है दो प्रकार के चुंबक बनाते हैं, एक अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होते हैं? अगर इन्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए इन पदार्थों को और फिर हटा लिया जाए, अगर उनमें चुंबकीय गुण फिर भी विद्यमान रहता है तो उसको स्थायी चुंबक कहते हैं, और हटाने के बाद उनके चुंबकीय गुण में परिवर्तन आ जाए या फिर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला टॉपिक है अस्थायी चुंबक। उसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, वे चुंबक जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक के समान व्यवहार करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटने के बाद इनका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा अस्थायी चुंबक होता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। ये रहा अगला टॉपिक, चुंबक के गुण। इन चुंबकों में कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉपर्टी है, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है। मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे नाल चुंबक होता है, बार चुंबक होता है, यू शेप का चुंबक होता है, जिस शेप में चाहिए, राउंड शेप में। तो चुंबक कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, इसके दो पोल होते हैं, एन और एस। एन मीन्स होता है नॉर्थ और एस मीन्स होता है साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। यदि हम लोग किसी मैग्नेट को, देखिए दोस्तों ये मैग्नेट है, इसको हम लोग यहाँ से एकदम सेंटर से डोरी से बांध के किसी आधार से लटका दें तो मैग्नेट जो है सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इसके इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग मैग्नेट की पोलैरिटी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगर हमको मैग्नेट, जैसे कोई मैग्नेट दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि हमको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बताएं, तो हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते। अगर उस पर लिखा नहीं हुआ है तो हम लोग उसकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जांचने के लिए क्या कर सकते हैं, उस मैग्नेट को क्या करें, डोरी से बांध कर किसी आधार से लटका दिया जाए तो उसका वो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो पोल उत्तर साइड में होगा वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा और जो पोल दक्षिण साइड में होगा वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस तरीके से हम लोग जो है मैग्नेट का पोलों को जान सकते हैं कि कौन सा उत्तरी ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है, चुंबक के दो समान ध्रुवों में विकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ मैग्नेट का दो पोल होता है, दो ध्रुव होता है। इन दोनों ध्रुवों में यदि साउथ है तो उसमें विकर्षण बल लगेगा जिसको प्रतिकर्षण बल कहते हैं, और यदि नॉर्थ है तो भी विकर्षण बल लगेगा जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इसके विपरीत यदि जो है मैग्नेट का एक पोल साउथ है दूसरा पोल नॉर्थ है तो इन दोनों पोलों के बीच आकर्षण बल लगेगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में यदि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो भी आकर्षण बल ही लगेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि दो चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है, अर्थात एन ध्रुव को तथा एस ध्रुव को विकर्षित करेगा जबकि एन ध्रुव या एस ध्रुव में आकर्षण बल लगता है। अगला प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, एक ही चुंबक के दोनों ध्रुव समान सामर्थ्य के होते हैं। अर्थात जो मैग्नेट होता है उसका पोल जो होता है, दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, उनकी जो सामर्थ्य होगी, उनकी जो क्षमता होगी दोनों ही एक समान होगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरी क्षमता का है और दूसरा दूसरी क्षमता का, नहीं, इस तरीके का नहीं होगा। उनकी क्षमता जो होगी दोनों समान होगी। और जो है एक प्रॉपर्टी और होता है, यदि किसी बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट को, इसमें नहीं लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, यदि किसी मैग्नेट को ब्रेक कर दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से अगर हम उसको तोड़ दें छोटे छोटे पार्ट में, तो जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो एक पूरे मैग्नेट के समान व्यवहार करेगा। अर्थात अगर इसको हम लोग तोड़ के अलग कर दें तो इसमें भी NS बन जाएगा और इसमें भी NS बन जाएगा। इसी प्रकार जितने भी खंड कर दें उनमें सदैव दो पोल होगा। अर्थात
मैग्नेट के तोड़ने पर उनके पोल्स को अलग नहीं किया सकता है। यदि हम लोग मैग्नेट को तोड़ेंगे तो भी वह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रखेगा ही रखेगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। किसी एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। इसे Fm या F से लिखते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। अर्थात एक चुंबक द्वारा किसी दूसरे चुंबक पर लगाया गया बल ही मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसे F मैग्नेटिक या F से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जो अगला हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से जो हेडिंग है, इसके बाद जितने भी हेडिंग्स आएंगे या जितने भी टॉपिक आएंगे, इनका और जो है दूसरे चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की चैप्टर था, दूसरा चैप्टर, उसमें और इसमें बहुत ही समानता है। जो वो चैप्टर पढ़ा हुआ होगा उसको ये आगे के जितनी भी हेडिंग है इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए, जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ऐसे ही है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर है या मैग्नेटिज्म चैप्टर है, इसमें और उसमें बहुत ही समानता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय सुई पर एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। इसी प्रकार जब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, किसी आवेश, हम लोग आवेश के बारे में वहाँ पढ़े थे। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरे आवेश पर विद्युतीय बल का अनुभव होता था, उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते थे। जबकि यहाँ मैग्नेटिक क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी मैग्नेट के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ दूसरा मैग्नेट पर कोई बल अनुभव हो, उसको मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं या मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, ये भी टॉपिक दूसरे चैप्टर से मिलता जुलता है। वहाँ पर होता था विद्युत बल रेखाएं, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते थे। यहाँ पर होता है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं देख लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिन पर एकांक और पृथक्कृत उत्तरी ध्रुव चलता है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये कोई मैग्नेट है तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। देखिए, ये यहाँ से निकल रही हैं और ये इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, निकल कर स्पेस से होते हुए, निर्वात या फिर वायु से होते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में जाकर समाप्त हो जाती हैं। और फिर ये अंदर से होते हुए इस तरीके से बंद पाथ का निर्माण करती हैं, फिर से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती हैं। इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए, किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। देखिए, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं। यदि इन पर हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। यदि इस पर खींच दें तो इस पर इधर होगी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम चुंबकीय बल रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो है वह स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है।
इसके बाद अगला हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φm से लिखते हैं। इसका मात्रक वेबर होता है। इसे WB से लिखते हैं। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स हैं जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, इन्हीं की संख्या का योग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φm से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे वहाँ पर होता था विद्युतीय फ्लक्स होता है, उसको हम लोग फाई से डिनोट करते थे। यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स, इसको φm, m मीन्स मैग्नेटिक, से डिनोट करते हैं। अब अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। कि चुंबकीय बल रेखाओं में क्या क्या गुण होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। किसी चुंबक से निकलने वाली बल रेखाओं में निम्नलिखित गुण होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी है। पहला है यह सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये हमने देख लिया पिछले चित्र में कि ये सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में जाकर समाप्त होती हैं। और दूसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यहाँ देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद या फिर काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती या फिर काटती नहीं है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये अगला इसका प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं जो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। एक दूसरे को कभी टच नहीं करती हैं, नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे से सदैव दूर हटने का प्रयास करती हैं। जैसे एक लचकदार डोरी को खींच के रखा जाए तो उसी के समान व्यवहार करती हैं। और ये बंद वक्रों के रूप में होती हैं। ये एक क्लोज पाथ बनाती हैं। क्लोज पाथ मतलब देखिए, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिली, फिर ऐसे अंदर से होते हुए फिर से यहाँ पर नॉर्थ पोल पर आकर मिलती हैं, तो एक क्लोज पाथ का निर्माण करती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के चुंबकीय बल के नियम। देखिए यहाँ से क्या मतलब, इसके पीछे जो हेडिंग था वहीं से देखिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र जितने भी ये हेडिंग है सब मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कूलाम के चुंबकीय बल का नियम है। उसमें क्या होता था, कूलाम के विद्युतीय बल का नियम था, जिसमें हम लोग पढ़े थे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी हम लोग कूलाम के चुंबकीय बल को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़े थे कूलाम का स्थिर विद्युतीय नियम, जिसमें क्या होता था, दो आवेशों के बीच जो है जो बल लगता था विद्युतीय क्षेत्र के कारण, तो उसको हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग दो पोलों के बीच, मैग्नेट के दो पोलों के बीच, ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण चुंबकीय बल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वप्रथम वैज्ञानिक कूलाम ने दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल के संबंध में दो नियम दिए हैं। ये नियम कौन कौन से हैं? प्रथम नियम है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी स्थिर हो, उनका पारस्परिक आकर्षण तथा विकर्षण बल उनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी कांस्टेंट यानी स्थिर हो, तो उनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये पहला पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया। इनकी ध्रुव सामर्थ्य क्या है, M1 और M2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, D है। यदि ये D स्थिर रहे तो क्या होता है, कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार कि इनके बीच जो आकर्षण बल, यदि ये समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यदि विपरीत ध्रुवता करेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो इनके बीच जो बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार Fm मैग्नेटिक, माने ये मैग्नेटिक फोर्स को दिखाता है, Fm प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा नियम है द्वितीय नियम। ये भी कूलाम का दूसरा नियम है। द्वितीय नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात एफ एम प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। तो समीकरण और 1 और 2 को जब एक साथ रखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा। देखिए समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। अब देखिए जब ये FM भी कर सकते हैं क्योंकि पीछे FM लिखे थे इसलिए यहाँ पर FM लिखेंगे। तो जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग μ0/4π लिखते हैं। न्यूटन इतना जो है दो ध्रुवों के बीच जो है मैग्नेटिक पोलों के बीच ये बल लगेगा। FM बराबर μ0/4π m1 m2/d² न्यूटन, जहाँ μ0/4π एक नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वेबर स्क्वायर होता है और इसका मान कितना होता है 10⁻⁷। इसको क्या कहते हैं, μ0 को क्या कहते हैं, μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता होती है। ऐसे हम लोग जब पढ़े थे वहाँ पर दूसरे चैप्टर में, वहाँ क्या होता था एप्सिलॉन नॉट होता है जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते थे, और यहाँ पर क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है। इसका मान कितना होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वेबर स्क्वायर। तो जिसने भी वो चैप्टर पढ़ा होगा दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की, उसको इस चैप्टर को समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो इसको जो है μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं और एप्सिलॉन नॉट जो उस चैप्टर में था स्थिर विद्युतिकी में उसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते थे। ये दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों में कन्फ्यूज ना हो। अब देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग जो एक वेबर ध्रुव सामर्थ्य होता है उसकी परिभाषा को देख लेंगे। देखिए एक वेबर सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा उपरोक्त के अनुसार, माने उपरोक्त का अर्थ है इस समीकरण के अनुसार या इस फॉर्मूले के अनुसार। देखिए F बराबर हो हम लोग अभी निकालें कि μ0/4π m1 m2/d²। जब इसमें m1 बराबर m2 बराबर 1 रख दें और d बराबर भी 1 रख दें तो क्या होगा F का मान, तो F का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर F ही रहेगा। तो दो समान सामर्थ्य वाले चुंबकीय ध्रुवों को निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे को μ0/4π न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर तो उन ध्रुवों की सामर्थ्य क्या होगी, 1 वेबर होगी। देखिए जब यहाँ पर हम लोग m1 और m2 इसको 1 रख देंगे और d को भी 1 रख देंगे तो F का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4π के बराबर। तो यही बताया गया है कि यदि दोनों ध्रुव सामर्थ्य 1 वेबर के होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो μ0/4π के बराबर लगेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग 1 वेबर सामर्थ्य की परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो है हम लोग लेक्चर अगले लेक्चर में जो है कवर करेंगे, टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।